हेलो एवरीवन, क्लास 10। कैसे हैं आप लोग? आई होप घर पे पढ़ाई वढ़ाई चल रहा होगा आप लोग का, और वीडियोस को देखकर आप सीखने का प्रयास कर रहे होंगे, है ना? तो आज के डिस्कशन में जो चीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कल तक हम लोग पढ़ चुके थे, वो क्या था? हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़े थे, और रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, what are the variations of using ohms law। ohms law में किस किस तरीके से फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हमने इनमें काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चा किया था। आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उस टॉपिक का एम क्या है? कल हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। व्हाट इज द ओम्स लॉ? According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference. Yes, ठीक है? So in this experiment, what I have written here is experiment to verify Ohm's law। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ये शो करेंगे कि दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो, दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो, वो कंडक्टर जो है रेजिस्टेंस के तौर पर ओम्स लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स हम लोग जो ओम्स लॉ पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़े थे कि V इज इक्वल टू आई आर, और इसको जब मॉडिफाई किए थे तो फॉर्मूला निकला था R इज इक्वल टू V अपॉन आई, जहां पर R जो था वो क्या था? R रेजिस्टेंस था, है ना? और ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। फॉर एनी कंडक्टर रेजिस्टेंस R इज कांस्टेंट एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है? तो हमको इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले एम पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है कि हमको ये वेरीफाई करना है या ये शो करना है, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये शो करना है कि चाहे दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, वो ओम्स लॉ के डिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है ना? ओम्स लॉ को वो फॉलो करता है। तो क्या ओम्स लॉ क्या कहता है कि चाहे कोई भी कंडक्टर हो, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा फॉर एनी वैल्यूज ऑफ करंट एंड रेस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? अगर कोई एक कंडक्टर है, अगर हम उस कंडक्टर के थ्रू करंट को बढ़ाएं घटाएं तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएं घटाएं तो करस्पॉन्डिंगली उसके हिसाब से करंट भी बढ़ेगा घटेगा। तो क्योंकि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट भी घट जाएगा। उसके हिसाब से अगर हम ये कहें कि for any value, for any pair of values of current and potential difference, the resistance of that conductor will remain constant। अगर एक कंडक्टिंग वायर है, उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वेरिड वैल्यूज अगर लिया जाए, चेंजिंग वैल्यूज लिया जाए, तो चाहे आप वैल्यू कितना भी चेंज कर लीजिए, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं करने वाला है। बोले क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक कंडक्टिंग वायर का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है ना? फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब है, अगर हम कॉपर वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, एल्यूमिनियम लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, नाइक्रोम वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, है ना? तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ये तो तय है। तो अगर मान लीजिए हम एक कंडक्टिंग वायर लिए, तो ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कॉपर का है ना? फॉर द चेंजिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ करंट विल आल्सो चेंज। मतलब कहने का है, इस कंडक्टिंग वायर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए तो करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटा दिया जाए तो करंट भी घट जाएगा। लेकिन बढ़ते हुए पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ते हुए करंट, या फिर घटते हुए पोटेंशियल डिफरेंस और घटते हुए करंट के लिए इस कंडक्टिंग वायर जो कि कॉपर का है, इसका रेजिस्टेंस उतना का उतना ही रहेगा, जो कि ओम्स लॉ कहता है क्या? कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट
विच इज कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस जो है इस कंडक्टिंग वायर का कांस्टेंट ही रहेगा। चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दीजिए तो उसके हिसाब से करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटा दीजिए तो करंट भी घट जाएगा। लेकिन इस बढ़ने और घटने के क्रम में इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस घटेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मान ले कि इस रेजिस्टेंस इस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस कॉपर कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस अगर मान लेते हैं 2 ओम है या 2 ओमेगा है ना। तो अगर 2 ओम रेजिस्टेंस है तो चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दीजिए उसके हिसाब से करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस घटा दिए तो करंट भी घट जाएगा। लेकिन इस बढ़ते हुए पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ते हुए करंट या फिर घटते हुए पोटेंशियल डिफरेंस और घटते हुए करंट के कारण इसका रेजिस्टेंस 2 ओमेगा टू 2 ओमेगा ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। इस एक्सपेरिमेंट का एम यही है कि हमको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द चेंजिंग वैल्यूज ऑफ करंट एंड द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गया। अब देखिए पहले इस सर्किट डायग्राम को समझ लीजिए कि इस सर्किट डायग्राम में कंपोनेंट्स क्या क्या है, कौन कौन सा इस सर्किट डायग्राम का मेंबर है। तो बाकी सब चीज तो आप पहले से जानते ही हैं, है ना। ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हो गया, दैट इज बैटरी, है ना। ये जो लाइन सीधी लकीर खींची हुई है ये कंडक्टिंग वायर है, इसका हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम इस कंडक्टिंग वायर का नहीं चेक कर रहे हैं, हम किसका चेक कर रहे हैं। A is standing for ammeter to measure the current, V is standing for voltmeter to measure the potential difference, है ना। हम चेक कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया गया है ना, यहाँ पर हम एक कंडक्टिंग वायर जो कि यहाँ पर हम ये बता रहे थे, ये कंडक्टिंग वायर को यहाँ पर कनेक्ट किया गया और इसके बारे में हम चेक कर रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, हम इस कंडक्टिंग वायर समझिए, ये जो R लिखा हुआ है ये इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ये इस जगह पर है और हमको इसके बारे में चेक करना है, इस कंडक्टिंग वायर के बारे में चेक करना है कि अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो हमको इसके बारे में चेक करना है कि अगर ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाए तो इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं करेगा फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे हो गया ये कंडक्टिंग वायर जो सैंपलिंग वायर है जिसको हमको चेक करना है कि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना। अब V is standing for voltmeter to measure the potential difference, A is standing for ammeter to measure the flow of current inside the circuit, है ना। ये हो गया स्विच का काम क्या है, करंट के फ्लो को ओपन करना और क्लोज करना। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट विच इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस, है ना। ये क्या काम करता है, ये अलग अलग लेंथ के हिसाब से, लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घटा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब इसका काम क्या है, ये पॉइंट सी लिखा हुआ है इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्किट वायर एंड दिस रेजिस्टेंस। अगर इसको हम वेरिएबल जो है इसको हम दाएं बाएं कर सकते हैं और दाएं बाएं करने से क्या होगा, इस पूरे रेजिस्टेंस का हम लेंथ छोटा और बड़ा कर सकते हैं, लेंथ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। छोटा करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बड़ा करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये क्यों करेंगे ये बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का जब प्रोसीजर बताएंगे तो इसका रोल क्या है ये समझ में आ जाएगा आपको। तो कौन से कंपोनेंट का क्या काम है समझ में आ गया। अब एक्सपेरिमेंट का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्विच जो है इस स्विच को हम ऑन कर देंगे, मतलब स्विच ऑन कर दिए, करंट का फ्लो शुरू कर दिए। ठीक है, अब इनिशियली ये जो रियोस्टेट है इसका लेंथ एकदम छोटा रखेंगे, लेंथ एकदम छोटा रखेंगे ताकि जो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, है ना। फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पर ये एमीटर कुछ रीडिंग शो करेगा कि हाँ इतना करंट है अभी, है ना। अभी हम क्या बोले हैं, ये रियोस्टेट का लेंथ जो है बिल्कुल छोटा रखेंगे ताकि मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट से हम एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करें। बाद में आगे क्या करेंगे, इस रियोस्टेट के कॉन्टैक्ट को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे और अलग अलग रीडिंग लेंगे। पहले इतना लिए, फिर इतना लिए, फिर इतना लिए।
तो 3 रीडिंग ले सकते हैं ना फॉर दिस 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है ना। फिर दूसरी बार में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिए, फिर तीसरी बार में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिए, ठीक है। बात समझ में आ गया है ना। तो इस अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, इस अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये जो एरो बना हुआ है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, मतलब हम लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं इस रियोस्टैट के थ्रू, ठीक है। तो इनिशियली जब करंट बिल्कुल मिनिमम मैग्नीट्यूड में लेकर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करेंगे तो उस करंट का मीटर रीडिंग ये एमीटर नोट करेगा, एमीटर कुछ रीडिंग बताएगा, और इस एमीटर के साथ साथ ये वोल्ट मीटर भी कुछ रीडिंग बताएगा, वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा, है ना। तो जैसे ही करंट फ्लो करना, स्विच ऑन करने पर करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ये दोनों मीटर जो है, ये दोनों मीटर हम यहाँ पर चार्ट बना देते हैं, है ना। ये एमीटर का और ये वोल्ट मीटर का, ठीक है। एमीटर का फर्स्ट रीडिंग लिए, ये कुछ करंट बताएगा जिससे हम एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ करंट ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ बताएगा, है ना। अब इस दोनों के लिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो करंट आई है और ये जो वोल्ट मीटर का वी है, ये कुछ वोल्टेज बताएगा, ये कुछ वोल्टेज बताएगा, है ना। अब क्या करेंगे कि धीरे धीरे इस रियोस्टैट का जो है हम लेंथ बढ़ाना शुरू करेंगे। हम मान के चलते हैं कि सबसे फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट केस है वो हम ये जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इसको कर भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो रियोस्टैट है इसका कॉन्टैक्ट हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे रखे तो उसके लिए फर्स्ट रीडिंग नोट कर लिए, करंट कितना हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, ये दोनों मीटर कुछ रीडिंग बताएगा। फिर आप क्या करते हैं, इस रियोस्टैट के लेंथ को चेंज कर देते हैं और अब इसको पहुंचा देते हैं सेकेंड पॉइंट पर। ये सेकेंड पॉइंट पे पहुंचा दिए, ठीक है। जब इस सेकेंड पॉइंट पे पहुंचाएंगे तो फिर इसको, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण हम करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। तो जब करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो फिर ये एमीटर कुछ रीडिंग बताएगा और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रीडिंग बताएगा। क्यों? जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, बिकॉज करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग नोट कर लिए, है ना। अब इस रियोस्टैट को क्या करते हैं, यहां से हटा के अब हम थर्ड पॉइंट पे ले आते हैं जो कि यहां पर, ठीक है। इस थर्ड पॉइंट पे ले आए तो करंट और बढ़ गया, तो जब करंट और बढ़ गया तो ये जो एमीटर है ये फिर थर्ड रीडिंग बताएगा अपना। वैसे ही इस थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो भी कुछ अपना बढ़ाया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। थर्ड रीडिंग नोट हो गया, है ना। अब इस पूरे चार्ट को समझिए। इनिशियली सबसे पहले जो है ये हम मार्क कर देते हैं कि सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस कम लिए थे, फिर उससे बढ़ाए, फिर उससे बढ़ाए। तो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो अगर इस फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इतना था, तो अगर करंट बढ़ गया सेकंड केस में, सेकंड पॉइंट पर अगर करंट बढ़ गया तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। वैसे ही थर्ड केस के लिए फिर करंट बढ़ाए, रियोस्टैट को कंट्रोल करके फिर करंट बढ़ाए, तो फिर जो करंट बढ़ेगा तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग सेट ऑफ रीडिंग बना रहे हैं, अलग अलग सेट ऑफ रीडिंग बना रहे हैं। क्यों? ये जो सेट ऑफ रीडिंग बता रहे हैं हम,
ये किसके लिए है? ये इस कंडक्टिंग वायर के लिए है, इस सैंपल वायर के लिए है, जिसका हमको रेजिस्टेंस चेक करना है। ठीक है, तो जब इस तीनों केसेस में V अपॉन I निकालेंगे तो ये क्या आएगा? ये हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आया? इस तीनों केसेस में सबसे कम करंट के लिए कम पोटेंशियल डिफरेंस, बढ़े हुए करंट के लिए उससे बढ़ा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और बढ़ा दिए पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया। तो हमारे पास तीन अलग अलग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ करंट और इंक्रीजिंग कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तब इन तीनों का हम रेशियो निकालेंगे, मतलब पहला रेशियो निकाले V अपॉन आई, है ना, दूसरा रेशियो निकाले V अपॉन आई, तीसरा रेशियो निकाले V अपॉन आई। तो इस तीन सेट ऑफ रीडिंग के लिए हमारे पास तीन रेशियो बनेगा V अपॉन आई का, है ना, V अपॉन आई का तीन रेशियो निकलेगा। तो बोलेंगे सर V अपॉन आई क्यों निकालना है? ओम्स लॉ क्या कहता है? V अपॉन आई इज रेजिस्टेंस, ये कहता है ना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है? V अपॉन आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यही ना बताता है। तो हम तीन सेट ऑफ रीडिंग के लिए, पहला केस ऑफ करंट के लिए पहला पोटेंशियल डिफरेंस एक रेशियो निकालिए V अपॉन आई, कुछ करंट होगा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। फिर क्या किए? करंट बढ़ा दिए, करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। तो फिर जो बढ़े हुए करंट के लिए जो बढ़ा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर इन दोनों के बीच में रेशियो निकालेंगे V अपॉन आई, है ना। फिर करंट और बढ़ा दिए, जब करंट और बढ़ा देंगे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो फिर थर्ड रीडिंग के लिए V अपॉन आई फिर निकालेंगे V अपॉन आई। बट ये V अपॉन आई तीनों केसेस में जब निकालेंगे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तीनों केसेस में जब V अपॉन आई निकालेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये जो V अपॉन आई निकाल रहे हैं, तो जो फर्स्ट केस में आया उतना ही सेकंड केस में आएगा और उतना ही थर्ड केस में आएगा। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि फॉर वेरिंग वैल्यूज ऑफ करंट and corresponding different values of potential difference, V upon I, which is the resistance, always remains constant। बात समझ में आया, है ना। फिर से पूरे एक्सपेरिमेंट को बता दे रहे हैं। कंपोनेंट्स कौन है उसको क्या करना है ये बता दिए, है ना। हमको क्या करना है? हम एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करेंगे, पहला रीडिंग लेंगे और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ करंट से हम अपना एक्सपेरिमेंट का शुरुआत करेंगे। फॉर एग्जांपल से 1 एम्पियर से शुरू किए, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट के लिए मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर ये पहला रीडिंग जो है वो 1 एम्पियर, ठीक है, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो आ गया वो आया 1.5 वोल्ट। ठीक है ना। अब क्या किए? सेकंड केस में रियोस्टेट को कंट्रोल करके हम करंट के फ्लो को बढ़ा दिए, है ना, करंट के फ्लो को बढ़ा दिए। तो मान लो करंट जो है वो 1 एम्पियर से अब 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो कितना? 1 एम्पियर से दुगना हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो अगर करंट दुगना हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दुगना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे? रियोस्टेट को कंट्रोल करके और करंट बढ़ा दिए, है ना। अब मान लेते हैं 1 एम्पियर से 3 एम्पियर हो गया। तो जब करंट 3 एम्पियर हुआ, इनिशियली 1 एम्पियर था, उससे 3 गुना हो गया, 3 एम्पियर हो गया, है ना। तो जब करंट 3 गुना हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब 4.5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तीनों सेट ऑफ रीडिंग में आप रेशियो निकाल के चेक कर लीजिए V अपॉन आई, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस निकालना है ना, हमको यही शो करना है ना कि चेंजिंग वैल्यूज ऑफ करंट के लिए, चेंजिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, है ना। तो यहां पर V अपॉन आई निकालेंगे तो कितना आएगा? 1.5/1। ठीक है,
दूसरे केस में V अपॉन I करेंगे तो 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। यहां पर 1.5/1 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है। अब तीसरे केस में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4.5 वोल्ट, करंट हो गया 3 एम्पियर। तो यहां पर भी रेशियो निकालेंगे V अपॉन I, तो 4.5/3 सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 1.5। ठीक है। तो क्या दिख रहा है, तीनों केसेस में जो V अपॉन I निकाले वो तीनों केसेस में कितना आया, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट। बात समझ आया। तो इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि इस कंडक्टिंग वायर का चेंजिंग ऑफ करंट एंड कोरस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जितना रेजिस्टेंस इनिशियली था, सेकंड केस में भी रेजिस्टेंस उतना ही आया, थर्ड केस में भी रेजिस्टेंस उतना ही आया। क्यों? रेजिस्टेंस कैसे निकाले हम, V अपॉन I, है ना। R इज इक्वल टू V अपॉन I, V इज इक्वल टू I, और ये ओम्स लॉ है। यहां से फॉर्मूला को मॉडिफाई किए तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो हर केस में हम V अपॉन I निकाले, तो V अपॉन I निकालने पर 1.5 ओम ये तीनों केस में जो भी रेजिस्टेंस निकाले, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है। ये क्या शो करता है, ये एक्सपेरिमेंट से क्या शो हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो उसका अपना इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, और करंट के चेंज और उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज के कारण रेजिस्टेंस चेंज कंडक्टर का नहीं करता है। इससे क्या साबित होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज कांस्टेंट अनलेस एंड अनटिल इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, लेंथ, थिकनेस या एनी चेंज इन मटेरियल। अब यहाँ पर हम अगर कॉपर लेंगे तो कुछ और आएगा रेजिस्टेंस, और अगर एल्युमिनियम लेंगे तो कुछ और आएगा। लेकिन कॉपर कहीं पर भी लेंगे, सेम लेंथ, सेम थिकनेस, सेम टेम्परेचर पर अगर लेंगे तो रेजिस्टेंस कहीं पर भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। बात समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर हम मटेरियल ही चेंज कर दें तो ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल चेंज करें तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले एक टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कुछ और बताएगा, टेम्परेचर बढ़ा देने पर रेजिस्टेंस कुछ और बताएगा। अगर हम लेंथ चेंज कर दें, लेंथ इतना ना हो करके अगर हम इतना ले लें तो लेंथ बढ़ा दिए ना, लेंथ अगर बढ़ा देंगे तो लेंथ बढ़ा देने से क्या होगा, लेंथ बढ़ा देने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बात समझ आया। लेंथ बढ़ा देने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। वैसे ही अब अगर मान लीजिए हम इतना मोटा इतना थिक वायर लें तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, और इतना थिक वायर लें तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। देखिए दोनों का थिकनेस अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या है, विदाउट चेंजिंग द पैरामीटर्स ऑफ द कंडक्टर, लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर एंड मटेरियल, ये चेंज किए बगैर अगर हम कोई भी एक डिफिनेट कंडक्टर लेते हैं तो फॉर वेरिंग चेंज इन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यही इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। बात समझ में आ गया है ना। शुरुआत कैसे किए, ओम्स लॉ से शुरुआत किए। वहां पर बोले रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है। एक सर्किट डायग्राम बनाए, उसमें एमीटर लगा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस के मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिए, एक सैंपल कंडक्टिंग वायर ले लिए जिसका रेजिस्टेंस हमको चेक करना है, और स्विच बैटरी पोटेंशियल सोर्स के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के लिए बैटरी इंड्यूस कर दिए, एक क्लोज सर्किट बना दिए। एक डिवाइस लगाए जो करंट के क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है ना। तो स्टार्ट किए एक्सपेरिमेंट में, और इनिशियली मिनिमम क्वांटिटी ऑफ करंट से एक्सपेरिमेंट का शुरुआत किए, और रीडिंग बार बार चेंज करते गए, मतलब करंट को हम वेरिएट करते गए बाय यूजिंग दिस रियोस्टेट। तो इस रियोस्टेट के थ्रू
हम करंट को चेंज करते जाएंगे तो फॉर एवरी चेंज इन करंट देयर विल बी करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट चेंज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज करेगा। क्यों? बोलेंगे क्या सबूत है इसका? बोलेंगे ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference। तो इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा, तो करंट अगर कम फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा बताएगा, अगर करंट और बढ़ा दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टिंग वायर वही है, फॉर वेरिंग चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट द रेशियो ऑफ V upon I which is equal to resistance, the ratio of V upon I which is equal to resistance। हम तीन अलग अलग रीडिंग लिए, तीन क्या आप चार ले सकते हैं, पांच ले सकते हैं, जितना मर्जी आप उतना लीजिए, आप चाहे जितना भी मर्जी उतना रीडिंग ले लीजिए। फॉर वेरिंग चेंज ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर विल नॉट चेंज unless and until you are hampering the internal property of this conductor। थिकनेस चेंज कर दिए, लेंथ चेंज कर दिए, टेम्परेचर चेंज कर दिए, मटेरियल चेंज कर दिए, इसको चेंज किए बगैर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। वही इस एक्सपेरिमेंट का एम है और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही समझाने का कोशिश किया जा रहा है। बात समझ में आ गया? वेरी क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो रिवाइंड करके 2 या 3 बार देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगा। आपका बुक भी है, आप उसको भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने आपको जो मैं से पॉसिबल हो पाया आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। बहुत ही सिंपल चीज है। अरे हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है ना, लेकिन हमको ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का, यहाँ पे हम सैंपल कंडक्टर रखे हैं, देखा है कंडक्टिंग वायर, यहाँ पे लिख देते हैं सैंपल, ठीक है। हम यहाँ पे सैंपल कंडक्टिंग वायर रखे हैं जिसका हमको रेजिस्टेंस चेक करना है और ये शो करना है कि इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जो है ना वो चेंज नहीं करने वाला है, चाहे कि हम करंट बढ़ा दें और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, करंट घटा दें, पोटेंशियल डिफरेंस घटा दें, तो भी जो चेंज होने वाले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के सेट ऑफ पेयर के लिए है ना, अलग अलग हम 3 केसेस बनाए और तीनों केसेस में क्या देखे, क्या पाए कि अगर चाहे आप कितना भी चेंज कर लीजिए करंट, उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एक चीज नहीं चेंज होगा, वो है इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गया? दिस V अपॉन I जो है वो रेजिस्टेंस कंक्लूड करता है। तो बोलेंगे क्या, मान लीजिए हमारे पास ये एक अननोन कंडक्टर है, हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, हमको रेजिस्टेंस इसका नहीं पता है, इसका रेजिस्टेंस क्या है हमको नहीं पता है। एक ऐसा ही सर्किट डायग्राम बनाइए, कंडक्टर को यहाँ पर लगा दीजिए, अलग अलग करंट के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग नोट करिए, 3-4 रीडिंग लेकर V अपॉन I निकाल लीजिए। तीनों केसेस में V अपॉन I सेम आएगा, जो सेम वैल्यू आएगा वही इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस होगा। बात समझ आएगा? तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन मटेरियल का रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस करना क्या है, इस कंडक्टिंग वायर को हटा के जिस सैंपल ऑफ कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस निकालना है उसको यहाँ पर लगा दीजिए, निकालकर लगाने के बाद अलग अलग रीडिंग ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग नोट करिए, V अपॉन I रेशियो निकालिए, V अपॉन I रेशियो 3-4 रेशियो निकालने के बाद ये साबित हो जाएगा कि V अपॉन I जो है वो कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट वैल्यू विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। बात समझ में आ गया? ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये एक्सपेरिमेंट, जो है लैब वगैरह में भी कंडक्ट होता है, आप चाहे तो यूट्यूब चैनल वगैरह पे सर्च करके भी देख सकते हैं। बहुत सारा आपको जितना लर्निंग ऐप है उसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएगा, है ना। कोई भी वेदांतु हो, चाहे अनअकैडमी हो, या कोई भी ऐसा बायजूस आता है, एक्स्ट्रा मार्क्स आता है ना, इन सब में से किसी भी एक लर्निंग ऐप पर इस एक्सपेरिमेंट को सर्च करिएगा, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। लाइव वीडियो भी आपको मिल जाएगा जिसमें कोई ऐसा ऑपरेटर होगा जो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा होगा, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बट इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है ये हमको पता होना चाहिए ना। एम क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और ये भी शो करना है कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का एक कांस्टेंट होता है, वो किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। कब चेंज होगा, जब आप इसका प्रॉपर्टी चेंज कर दीजिएगा। जब तक आप इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं करिएगा, कंडीशन या इंटरनल पैरामीटर्स चेंज नहीं करिएगा, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
So the next topic that we are going to discuss is good conductor, resistors and insulators, है ना। देखिए ये तीन कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस है ना। ये तीन जो नाम लिखा हुआ है, गुड कंडक्टर, रेजिस्टर एंड इंसुलेटर। अभी तक जो आप पढ़े हैं तो आप पढ़ते हैं गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, ठीक है। बट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम मटेरियल्स को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। वन इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, सेकंड वन इज रेजिस्टर्स एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर। तो बोलेंगे सर ये तीनों ग्रुप किस हिसाब से बांटा गया है, तो बोलेंगे ये तीनों ग्रुप का जो नामांकन है, ये जो कैटेगरी डिवाइड किया गया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ the resisting property, the resistance that is produced inside good conductor, resistance in resistors and resistance in insulators। अब पहले समझ लेते हैं रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जब होता है किसी भी मटेरियल का तो उसमें होता क्या है। एक्चुअली में रेजिस्टेंस का जो भी फॉर्मूला हो, V/I जो यूनिट हो उससे मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस है क्या, वो क्या प्रॉपर्टी है। सिंपल भाषा में, सबसे सिंपल भाषा में, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, रेजिस्टेंस ऐसे आ रहा है, उल्टा। टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रेजिस्टेंस एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। करंट ऐसे जा रहा है, रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है ना। तो बोलेंगे जैसे फोर्स के लिए अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन होता है ना, वैसे ही फ्लो ऑफ चार्ज के लिए एक अपोजिंग प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का विच अलाउज द चार्ज टू फ्लो थ्रू दैट मटेरियल, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम बोलेंगे कि सर ये जानकर हम क्या करेंगे, अरे हम चाहेंगे ना भाई कि हमको कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाना है जिसको करंट का इस्तेमाल करना है ना। तो हम चाहेंगे ना कि करंट बिल्कुल एफिशिएंटली फ्लो करे, तो हम उस मटेरियल को ना चुनेंगे जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। क्यों, रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो में बाधा डालेगा ना। रेजिस्टेंस क्या करेगा, चार्ज फ्लो कर रहा है, ये उसके उल्टे काम करने लगेगा। चार्ज ऐसे जा रहा है, रेजिस्टेंस उल्टा काम करने लगेगा। तो हम चाहेंगे ना कि जो चार्ज का फ्लो है वो बिल्कुल फ्लुएंट रहे, है ना, बिल्कुल कोई भी बाधा इसके चलने में किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन इसके फ्लो में, चार्ज के फ्लो में किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन ना हो। तो इस प्रॉपर्टी which is the internal property of any substance, any material which opposes the flow of current is called resistance. That property of a material which opposes the flow of current inside that material is known as resistance, है ना। तो अब रेजिस्टेंस के हिसाब से हम मटेरियल्स को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। वन इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, अनदर वन इज कॉल्ड रेजिस्टर एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर। तीनों में अंतर क्या है, गुड कंडक्टर उस मटेरियल को कहा जाएगा जिसके अंदर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट मिनिमम हो, है ना। गुड कंडक्टर उस मटेरियल को कहा जाएगा जिसके अंदर करंट बिल्कुल आराम से फ्लो कर सकता है या बहुत अच्छे से फ्लो कर सकता है और उसके फ्लो करने में बहुत कम बाधा हो, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं गुड कंडक्टर। एग्जाम्पल, कॉपर, aluminum, silver, they all are examples of good conductor because the resistance inside these materials, copper हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली तो मेटल है, लेकिन इन सब में भी अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे मेटल में रेजिस्टेंस सेम होता है, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग मेटल का अपना अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मटेरियल का अपना केमिस्ट्री कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके हिसाब से कॉपर गुड कंडक्टर में आता है, एल्युमिनियम गुड कंडक्टर में आता है, सिल्वर is considered as best conductor in the metallic world। पूरे मेटल्स में सबसे बढ़िया अगर कोई जो सब्सटेंस है जो करंट के फ्लो में मिनिमम रेजिस्टेंस देता है वो है सिल्वर, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर कहें तो बोलेंगे ना कि सिल्वर के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तभी तो करंट का फ्लो मैक्सिमम है। कॉपर के अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है लेकिन फ्लो ऑफ करंट अच्छा है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है, दे आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे डू नॉट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, है ना।
इसके मुकाबले बोलेंगे और मेटल भी तो है सर, सारे मेटल है, लेकिन सबका ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट का पैरामीटर अपना अपना है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है ना। तो बोलेंगे सर जो अगर सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो घर में जो वायरिंग होता है उसमें सिल्वर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? सिल्वर खरीदाएगा जी है, सिल्वर महंगा ना होता है, चांदी महंगा होता है, ठीक है, सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव। तो घर में अगर चांदी का तार लगा देंगे तो घर का कीमत कितना हो जाएगा, बुझा रहा है, बात सुना गया। तो इसीलिए कॉपर को इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो सिल्वर से बस थोड़ा ही सा ज्यादा है ना, लेकिन इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज कॉपर इज वेरी रेजिस्टेंट टू कोरोजन, है ना। तो कॉपर जो है कोरोजन में बहुत रेजिस्टिव होता है, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, और इकोनॉमिकल होता है इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है कि कॉपर जो है वो हाईली डक्टाइल होता है, इट कैन बी डक्टेड इनटू वायर्स, है ना। बट सिल्वर जो है वो भी हाईली डक्टाइल होता है, लेकिन कॉस्ट पैरामीटर के कारण सिल्वर को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर। अब आते हैं रेजिस्टर्स पे। रेजिस्टर्स क्या होता है? रेजिस्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव those materials which allows the flow of current, but they also oppose a subsequent amount of resistance to the flow of current। मतलब करंट को फ्लो तो करने देगा, लेकिन आसानी से नहीं फ्लो करने का, अपोज करेगा। और एज कंपेयर टू सिल्वर, कॉपर एंड एनी अदर मेटल, द रेजिस्टर्स opposes the flow of current much more as compared to copper and silver, ठीक है। एग्जाम्पल नाइक्रोम वायर, है ना। आपके बुक में देखिए एक डायग्राम बना हुआ होगा, जो कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन नहीं होता है, उसमें नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल होता है। क्यों? जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपोज करेंगे या रोकेंगे, तो वहां पे हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जितना भी हीटिंग डिवाइसेस आप देखते होंगे, इलेक्ट्रिक आयरन हो, इलेक्ट्रिक केटल हो, घरों में गीजर हो, रूम हीटर हो, इन सभी में नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो करंट के फ्लो को अलाउ करता है, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही मात्रा में उसको अपोज भी करता है। क्यों? वो चाहता है कि करंट के फ्लो को अपोज करें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। क्यों? ये सारे डिवाइसेस का काम क्या है? हीट जनरेट करना। इसीलिए इन सारे डिवाइसेस में हम नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे तो करंट तो फ्लो कर जाएगा, हीट एनर्जी जनरेट ही नहीं होगा। बात सुना गया? सो एज कंपेयर टू गुड कंडक्टर्स, द रेजिस्टर्स हैव हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू गुड कंडक्टर्स, है ना। तो बोलेंगे फिर जब हाई रेजिस्टेंस है तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर नहीं इस्तेमाल करते तो कपड़ा आयरन करने वाला आयरन बनता, गीजर बनता, रूम हीटर बनता, इलेक्ट्रिक केटल बनता, इंडक्शन चूल्हा जो बनता है वो बनता। बात सुना रहा है? तो अपना अपना यूज है, इसका अपना यूज है, इसका अपना यूज है, बट बोथ हैव द प्रॉपर्टी दैट दे अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम। ये पूरी तरीके से अलाउ करता है, ये पूरी तरीके से अलाउ नहीं करता है, ये अपोज भी करता है। क्यों अपोज करता है? इसका कारण है ये चाहता है कि हम करंट को कन्वर्ट कर दें इनटू हीट एनर्जी, सब्सिक्वेंट हीट एनर्जी, ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक पर, इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर ये भी एक मटेरियल है, लेकिन साफ कह दिया कि ना, हम करंट को जाने ही नहीं देंगे, हम करंट को जाने ही नहीं देंगे। आई विल टोटली अपोज द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड माय बॉडी। कोई भी इंसुलेटर है वो कहेगा, क्या कहेगा? हम करंट को नहीं जाने देंगे, हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस देंगे आपको, करंट को जाने ही नहीं देंगे। तो वैसा मटेरियल विच हैज रेजिस्टेंस दैट मच हायर which doesn't allow the current to flow through them, एक ऐसा मटेरियल जो करंट को अपने थ्रू पास ही ना करने दे। कैसे? बाय जनरेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम इतना रेजिस्टेंस देंगे, इतना अपोज करेंगे कि जो चार्ज है वो मेरे थ्रू फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो जब नहीं फ्लो कर पाएगा तो करंट नहीं पास करेगा। दैट इज व्हाई इंसुलेटर्स आर आल्सो नोन एज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज bad conductor of electricity. Example, rubber, plastic, है ना, wood, they all are, wood मतलब dry wood, है ना, wet wood नहीं, wet wood में पानी होता है, water is good conductor of, उसके अंदर करंट आ जाएगा, ठीक है।
इसलिए आप देखेंगे कभी कदार लोग बोलता नहीं है कि पोल पर अगर बांस से मर रहे हैं तो हरा बांस का इस्तेमाल मत करिए, सूखा हुआ बांस का इस्तेमाल करिए, या गीला लकड़ी का इस्तेमाल मत करिए। गीला हुआ लकड़ी होगा तो उसके अंदर मॉइस्चर होगा, पानी होगा, वाटर इज अ गुड कंडक्टर, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर करंट फ्लो करने लगे, तार पर मारेंगे तो करंट मार देगा, मर ही जाएंगे। बात समझ आ गया? तो क्या होगा, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर आर दोज सब्सटेंसेस which do not allow the current to flow through them by providing maximum opposed to the flow of current, that is maximum resistance। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको बताया है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस, किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक कंडक्टिंग वायर है ना, इसके अंदर कॉपर है, ठीक है, वायर है, इसके अंदर कॉपर है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, है ना, कॉपर इज गुड कंडक्टर, तो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। लेकिन बगैर इस मटेरियल को चेंज किए हुए, बगैर कॉपर को चेंज किए हुए और कौन कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, हम इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। मतलब वैसा फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकता है, वो क्या है? देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ मान लीजिए इतना है तो इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा। अगर हम इसके लेंथ को छोटा कर दे, लेंथ को छोटा कर दे, पहले इतना था, इतना छोटा कर दिए, छोटा हो गया, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बड़ा कर दिए, रेजिस्टेंस लेंथ लंबा कर दिए, लेंथ बढ़ा दिए, तो जब लेंथ बढ़ा देंगे तब रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि किसी कंडक्टिंग वायर का लेंथ वेरिएट होने से उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर का आप लेंथ घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, मिस्टेक को करेक्ट कर देते हैं। व्हाट इट सेज दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, है ना, हम वो क्रॉस सेक्शनल वाला बता दिए थे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया कि हम by changing the length of the conductor we can change the resistance of the same conductor। किसी सेम कंडक्टर का अगर हम लेंथ चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो कंडक्टिंग वायर का लेंथ बढ़ा दीजिए, हम चाहते हैं कि नहीं कंडक्टिंग वायर यही रहेगा लेकिन हम इसका रेजिस्टेंस घटाना चाहते हैं, आप उसका लेंथ कम कर दीजिए। तो लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है ना। आपने पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब दे कैन बी डक्टेड इनटू वायर्स, दे आर डक्टाइल बाय नेचर, है ना। जब हम इसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे, खींचने वाला पुलिंग फोर्स लगाएंगे, पुलिंग फोर्स लगाएंगे, इसको इधर से भी खींचेंगे और इधर से भी खींचेंगे, तो खींचने से क्या होगा, ये मेटल है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो जो टेंशन खींचा जा रहा है, टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है, उसके कारण क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग, टूटेगा नहीं और लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर को या किसी भी मेटल को टू कन्वर्ट दैट मेटल इनटू वायर। डक्ट में उसको डक्टाइल उस प्रॉपर्टी होने के कारण, डक्टाइल प्रॉपर्टी कहाँ से आता है, डक्टाइल प्रॉपर्टी आता है ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब पुलिंग फोर्स लगाने पर, पुलिंग फोर्स लगाने पर, पुलिंग फोर्स लगाने पर उसका लेंथ बढ़ेगा लेकिन वायर टूटेगा नहीं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, है ना। तो क्या कहेंगे कि अगर हम इसके लेंथ को खींचना शुरू करें तो लेंथ अपने आप तो नहीं बढ़ेगा, क्यों, इस मेटल का, इस कंडक्टिंग वायर का वॉल्यूम तो उतना ही ना है, फोर्स लगाने के कारण क्या हुआ, वॉल्यूम उतना ही रहा,
लेकिन लेंथ बढ़ गया। बात समझ रहा है? अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है ना, जब पुल करेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट के ऐसा हो जाएगा। बात समझ रहा है? देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वाले का ज्यादा है और इस वाले का कम है, ठीक है। तो ऐसा कब होगा? जब हम इसको पुल करेंगे तो इसका लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन क्रॉस सेक्शन घट जाएगा। बात समझ रहा है? तो अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन घटा देंगे या क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ा देंगे, है ना, बढ़ाएंगे कैसे? कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, उसको पुल करेंगे तो क्रॉस सेक्शन घटेगा, और पुश करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, व्हाट विल बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? कंडक्टर के अंदर किस तरह का चेंज होगा, है ना। तो कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम यही वाला बता दिए थे इसमें, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया था, दैट इज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एरर है ना। तो रेजिस्टेंस क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 2 पर? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो एरिया में चेंज होगा उसका उल्टा इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस पर। मतलब अगर हम एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया घटा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? दिस इज द सेकंड फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या कहता है? एरिया द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो एरिया के ऊपर जो भी इफेक्ट होगा उसका उल्टा इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। मतलब अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया? सो द थर्ड फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नॉर्मली कोई भी कंडक्टर जो होता है वो बेसिकली मेटल होता है। तो बोलेंगे तो फिर अगर ऐसा होता तो सारे मेटल का रेजिस्टेंस सेम होता है? बोलेंगे नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टी या केमिस्ट्री ऑफ द सब्सटेंस, कि जो भी सब्सटेंस कंडक्टर है उसका अपना प्रॉपर्टी क्या है। मतलब कहने का ये है कि कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का, ये तीनों मेटल है लेकिन तीनों का रेजिस्टेंस अपना अपना है ना। तो बोलेंगे किसमें रेजिस्टेंस सबसे कम है? तो कॉपर में कम है। एज कंपेयर टू कॉपर एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा आयरन में होता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देते हैं, आपके बुक में भी लिखा हुआ है ना। वो क्या कहता है कि जैसे हम कॉपर को कहें कि उसका रेजिस्टेंस कम है, वो भी एक कंडक्टर है, उसके अंदर भी करंट फ्लो करता है, और नाइक्रोम वायर के अंदर भी करंट फ्लो करता है। तो किसी का रेजिस्टेंस कम है और किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। बोलेंगे कैसे? एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज 60 टाइम्स। 60 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम वायर में। इसी के कारण वो हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है और उस हाई रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू हीट एनर्जी। आगे पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, जब आप पहुंचेंगे तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि अलग अलग नेचर ऑफ मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस, है ना। तो अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉपर का कम होता है, नाइक्रोम वायर का ज्यादा होता है, नाइक्रोम का ज्यादा होता है। तो कॉपर का रेजिस्टेंस का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो ये है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल में देखिएगा, थर्ड या फोर्थ सेंटेंस में लिखा हुआ है कि कॉपर के रेजिस्टेंस से 60 टाइम्स रेजिस्टेंस नाइक्रोम का होता है। बात समझ रहा है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर जो है किसी भी मटेरियल के एटम्स के मोशन को कंट्रोल करता है। मतलब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो उसके एटम्स का जो मोशन है वो कंट्रोल होता है टेम्परेचर पर। तो इसलिए तो ओम्स लॉ जब शुरुआत की तो उसमें क्या कह रहा था? एक चीज फिक्स कर दिया, क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब वो इफेक्ट नहीं करना चाहता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि अगर टेम्परेचर को वेरिएट करते तो वहां पर रेजिस्टेंस भी वेरिएट हो जाता। बात समझ आ रहा है? तो टेम्परेचर के बारे में क्या कहता है?
it has been found that कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है किसी भी कंडक्टर को हम यहाँ पे मेटल समझते हैं, क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज ऑन राइज इन टेम्परेचर एंड इट विल डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब अगर हम टेम्परेचर, एक्सेप्शनल केसेस का बात अलग है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है और टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है ना। तो सेम कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 40 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर कम होगा। बात समझ आ गया? अगर कंडक्टिंग वायर सेम है, सेम मटेरियल है, तो इसी सेम कंडक्टर का 40 डिग्री सेल्सियस मतलब रेस्ट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और डिक्रीज टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ आ गया? तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये 4 फैक्टर है, ये आपको बेसिकली एग्जाम में कभी कभार आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। और खासकर इन दोनों को यूज करके आगे हम लोग को और भी थ्योरम और भी कंसेप्ट की ओर बढ़ना है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका जरूरत पड़ेगा हमको आगे न्यूमेरिकल में, तो इन दोनों का ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान तो चारों का रखिएगा बिकॉज ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लिखना हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड कर रहे हैं और इस सेशन को ध्यान से पढ़िएगा, खासकर एक्सपेरिमेंट और ये दोनों। ठीक है, कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।